आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। मैं हूं कुर्बान अली, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट की तजवीज़ को राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने आइन और कानून के माहिरीन से तफसीली सलाह मशवरे के बाद खारिज कर दिया, जिससे कांग्रेस समेत कई दीगर जमातों को झटका लगा है। 10 पेज के जवाब में तजवीज़ खारिज करने की 22 वजूहात बताते हुए राज्यसभा चेयरमैन ने कहा कि वो चीफ जस्टिस पर इम्पीचमेंट की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन कांग्रेस अब मामले को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रही है और अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आगे की सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल VK अग्निहोत्री, चौथी दुनिया के एडिटर और सीनियर सहाफ़ी संतोष भारतीय, BJP के कौमी तर्जमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल और कांग्रेस तर्जमान घनेंद्र भारद्वाज। इसके अलावा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े। आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ मैं, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। इस मौजू पर बातचीत शुरू करें, आइए इससे पहले देख लेते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट की तजवीज के सबब कांग्रेस और दीगर जमातों की कवायद को आज उस वक्त करारा झटका लगा जब राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने इसके प्रपोजल को खारिज कर दिया। जाहिर है कांग्रेस इस जबरदस्त झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकी। कपिल सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो दीपक मिश्रा की कोर्ट में ही नहीं जाएंगे। कांग्रेस अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रही है, तो वहीं BJP कांग्रेस को घेरने की कवायद में लग गई है। पहली बार 4 जज जनता से जाकर न्याय मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को बंद कर रखा है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होने से पहले ही खारिज कर दिया। अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। इसके खिलाफ हम पिटीशन फाइल करेंगे। इट इज टाइम टू इम्पीच द कांग्रेस पार्टी। उसकी भ्रम की राजनीति को, उनकी गरीब विरोधी राजनीति को अब कांग्रेस के खिलाफ महाअभियोग भारत की जनता लाएगी। इधर सियासी बयानबाजियों से अलग माहिरीन ने भी खुलकर अपनी राय रखी। किसी ने नायडू के कदम को सही ठहराया तो कोई इस पर भी सवाल खड़ा करता नजर आया। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इल्जामात जो लगाए गए हैं जज के खिलाफ, उनकी तह तक जाना या उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, वहां तक जाने की का कर्तव्य उनका नहीं है। वो जिम्मेदारी उनके पावर से बाहर है। ये लास्ट था जुडिशरी जिसको आप गिरा रहे हो। ये जो सारा ड्रामा किया है वो मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता किसी को भी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, शोभा नहीं देती। CJI पर इम्पीचमेंट लाने के लिए 20 अप्रैल को अपोजिशन ने वेंकैया नायडू को 5 वजूहात गिनाई थी, जिस पर राज्यसभा चेयरमैन ने जवाब देते हुए तजवीज को माहिर आइन और कानून के जानकारों से तफसीली सलाह मशवरे के बाद खारिज कर दिया। हालांकि CJI को घेरने की अपोजिशन की इस कोशिश में खुद उसमें भी एका नजर नहीं आया। साबिक PM मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम सरीखे लीडरान ने तजवीज पर साइन नहीं की। जाहिर है अपोजिशन की ये बड़ी कोशिश फिलहाल फ्लॉप हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आइए अब इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ माहिर कानून सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संजय हेगड़े साहब फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। संजय हेगड़े साहब, अभी हमने सुना कपिल सिब्बल साहब को, जो कि खुद भी वजीर कानून भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चेयरमैन ने जिस तरीके से ये इम्पीचमेंट मोशन को कांग्रेस पार्टी और 6 दीगर अपोजिशन पार्टियां लेकर के आई थी उसे खारिज किया है, वो गैर कानूनी है, इलीगल है। आपकी नज़र में आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं सिब्बल साहब से सहमत हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट का ये जो खारिज करना बगैर उसे एडमिट किए वो गैर कानूनी है। वाइस प्रेसिडेंट हो या लोकसभा के स्पीकर हो, उनके सामने जब ऐसा मोशन आ जाता है
तो उन्हें सिर्फ यही देखना चाहिए कि कितने मेंबरों ने साइन किया है, रिक्विजिट जितने मेंबर चाहिए उतने मेंबर्सों का सिग्नेचर है कि नहीं, और फिर वो एडमिट करने के बाद उस पर जो भी लिखा है या जो भी चार्जेस लगे हैं उसकी तफ्तीश के लिए जुडिशियल कमेटी के सामने भेजना चाहिए था। जुडिशियल कमेटी यानी जजों की एक कमेटी होती है जो कोई भी चार्ज है उस पर कितना सही है कितना गलत है वो देख लेती है। जुडिशियल कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद अगर चेयरमैन साहब कहते हैं कि आगे बहस नहीं होगी, वो अलग बात है जी। पर बगैर कोई रिपोर्ट मांगे ऐसे ही इसे खारिज करना वो गलत है जी। हालांकि मैंने भी लिखा है कई अखबारों में और ऑनलाइन वेबसाइट्स में कि ये जो चार्जेस लाना था वो भी शायद गलत ही था, क्योंकि अब तक ऐसा कोई संदर्भ नहीं आया है जिसके चलते हुए कोई ग्रेव क्राइम हुआ हो जिसके कारण इम्पीचमेंट होने चाहिए। पिछले जब भी किसी जज का इम्पीचमेंट हुआ था उससे पहले एक पब्लिक थ्रेशोल्ड से आगे मामला बढ़ गया था। कभी जुडिशरी ने खुद कह दिया था कि फलाना जज को इम्पीच कर लीजिएगा, तो कभी एक बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रेजोल्यूशन के बाद ही इम्पीचमेंट मोशन चला था। ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ था जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ। शायद जल्दबाजी में ये इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, पर उसके लाने के बाद उसे बिल्कुल खारिज करना वो भी उसे मैं सही नहीं ठहरा। ठीक है संजय हेगड़े साहब, आप रहें, मैं आता हूं दोबारा आपके साथ। हमारे साथ वीके अग्निहोत्री साहब हैं, आप राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, तमाम कानूनी दाव पेचों को बखूबी समझते हैं। अग्निहोत्री साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हमने कपिल सिब्बल साहब को सुना, अभी हमने संजय हेगड़े को सुना, आपकी क्या राय है कि जिस तरह से ये इम्पीचमेंट मोशन खारिज किया गया है चेयरमैन राज्यसभा की तरफ से, वो सही है या गलत है? मैंने तो जो पढ़ा है इसमें जो रूल है जजेस इंक्वायरी एक्ट का जो 3rd सेक्शन है और उसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एडमिट करना या न करना इसका अधिकार राज्यसभा के चेयरमैन को है, लेकिन ये करने के लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं जिनको भी चाहें, एक्सपर्ट्स को, और मटेरियल को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ उनका अधिकार इतना ही है कि वो सिर्फ ये देखें कि सिग्नेचर सही हैं गलत हैं, तो फिर ये कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट की बात कहाँ से उठ गई? अगर उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो कंसल्ट करें एक्सपर्ट्स को, मटेरियल को कंसल्ट करें, सलाह मशवरा करें, तो ये सब का मतलब है कि वो उसमें कुछ देख सकते हैं कि कुछ जो भी आया है चार्जेस आए हैं उसमें कुछ दम है कि नहीं है। तो यानी आपकी नज़र में ये पूरे अख्तियारात चेयरमैन राज्यसभा के पास हैं, वो चाहें तो रखें, चाहें तो खारिज कर दें, और उसकी वजूहात उन्हें बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, हालांकि उन्होंने बताई हैं जो बयान जारी किया गया है। नहीं, उसमें उन्होंने जो भी एलिगेशंस हैं उनकी डेप्थ में नहीं गए, उनका कोई उन्होंने बहुत डेप्थ में उसका एग्जामिनेशन नहीं किया है। मेरे समझ में इसमें सिर्फ उन्होंने ऊपर ही ऊपर देखा है कि इससे जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या ये जो चार्जेस हैं ये दायरे में आते हैं इंक्वायरी के कि नहीं आते हैं, और क्या इनमें कुछ वेट है, कुछ उसमें कुछ ऐसा मामला है जिसमें कि कुछ इंक्वायरी की जा सके। तो उन्होंने एक तरह से प्राइमा फेसी ये पाया है कि इसमें कोई दम नहीं है इनमें, इसलिए इनको हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरेस्ट में और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की इंटरेस्ट में, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के इंटरेस्ट में उन्होंने ये निर्णय दिया है। जी। गोपाल अग्रवाल साहब, आप हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान हैं और बहुत ही काबिल तर्जमान हैं। अब हमने देखा कि अभी जब पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा था उस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ पहली बार 4 साल में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, लेकिन स्पीकर साहिबा ने उसे अलाउ नहीं किया और पूरा सेशन वॉश आउट हो गया
उसके बाद अब राज्यसभा में चीफ जस्टिस के खिलाफ ये इम्पीचमेंट का मोशन आया। इसमें भी कुछ तकनीकी कारण गिनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि साहब उसमें जो एमपी थे वो कुछ रिटायर हो गए थे, वो अगर हो भी गए थे 72 में से, तो भी 50 लोगों का एक ज़रूरत होती है जो उसके लिए वो 50 लोगों के दस्तखत उस पर थे। उसके बावजूद चेयरमैन राज्यसभा का इस इम्पीचमेंट मोशन को खारिज करना आपकी नज़र में कितना जायज़ है? देखिए, चेयरमैन साहब का मैंने वो जो ऑर्डर पढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है, वैलिड 50 लोगों के इनिशियल सिग्नेचर चाहिए, उससे ज्यादा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। और उसके बाद उसके ऊपर वैलिड उनके पास पावर थे कि उसको एनालिसिस करें, और उन्होंने बिल्कुल 22 पॉइंट का 10 पेज में 22 पॉइंट रिफ्यूटल पूरा अपने ऑर्डर में स्पीकिंग ऑर्डर लिखा है कि क्यों वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इसे खारिज कर दिया जाए। जब इतना स्पष्ट उन्होंने हर बात को, उनके 5 चार्जेस थे उसके ऊपर भी उन्होंने पूरा डिटेल दिया, और उन्होंने यह बात से स्पष्ट रूप से शुरू किया है कि यह चार्जेस जो लगाए हैं अपोजिशन ने, एमपी ने, अगर वो सही भी प्रूव होते हैं तब भी वो इम्पीचमेंट के लिए वैलिड ग्राउंड्स नहीं है। इस स्टेज तक उन्होंने उसको एनालिसिस किया है, एक्सपर्ट की राय ली है। दूसरी बात उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कही है कि यह जो ग्राउंड, जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं उन्होंने कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड्स उस पर नहीं दिए हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज यह बात करते हैं कि हमारे ख्याल से, हम वी थिंक, इट मे बी, इट इज मोस्ट लाइकली। तो यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि जो चार्ज लगाने वाले हैं वो भी केवल कोई सब्सटेंशियल उनके पास एविडेंस नहीं है, वह भी केवल एक आरोप पत्र की तरह वो दे रहे हैं। तो यह दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिससे स्पष्ट होता है। देखिए, उन्होंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में एनालिसिस किया, एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली है। उन्होंने यह कहा है कि चार्ज लगाने वालों ने खुद ही उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया, उनका खुद ही उसके ऊपर मे बी वाला आरोप पत्र है। फिर उसके बाद ये चार्ज प्रूफ हो जाते तब भी इम्पीचमेंट के ग्राउंड 124 में नहीं बनते। वो विद इन द पावर थे इसको एनालाइज करने के लिए कि इसको एक्सेप्ट किया या ना किया जाए, और उन्होंने 50 की वैलिडिटी को भी एक्सेप्ट किया। तो इतना स्पष्ट होके तो यह क्लियर करता है, लगता है उन्होंने यह भी कहा इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन अपोजिशन का यह भी एक बात सामने आती है। जी, मैं आता हूं आपके पास में। गणेंद्र भारद्वाज साहब, आपकी कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों उजलत दिखाई कि बिना कोई गंभीर आरोप हुए बिना आपने इम्पीचमेंट मूव कर दिया? उसके लिए कुछ जल्दबाजी भी की गई, ये भी याद नहीं रहा कि कौन मौजूदा मेंबर है कौन नहीं है। कहा यह जा रहा है कि साहब पहले से आपने तय कर रखा था, जस्टिस लोया के फैसले का आप लोग इंतजार कर रहे थे और वो जैसे ही आया आपने मूव कर दिया। तो क्या इसे जुडिशरी को डिफेम करने का मामला नहीं समझा जाना चाहिए आप पार्टी की तरफ से? देखिए कुर्बान अली जी, सीजीआई के ऊपर जिस तरीके से आरोप हैं और जो इम्पीचमेंट मोशन लाए, इम्पीचमेंट मोशन पहली बात तो कांग्रेस का मोशन नहीं था, ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज के 64 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जॉइंटली साइन करके हमने चेयरमैन साहब को दिया था। और चेयरमैन साहब के पास क्या था कि चेयरमैन साहब को जब हमने एडमिट कराया तो चेयरमैन साहब को मोशन डिसमिस करने की पावर है, ये बात ठीक है, अग्निहोत्री जी भी कह रहे हैं, हेगड़े जी ने भी बोला पावर है, लेकिन उससे पहले उनको या तो सीजीआई ऑफिस से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी या कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उनको जानकारी और सलाह लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली है। नहीं, सुभाष कश्यप से बात की और कई नाम आए हैं, नहीं ली। उसमें कहीं पे भी ऑर्डर पे कहीं मेंशन नहीं है कि मैंने इन लोगों से कंसल्टेंसी करी, इन लोगों से सलाह ली। मेंशन है, मैं वही आप सुनते, आप देख लीजिए, पहले जजमेंट पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहली बात, क्या इसमें जो चीफ जस्टिस पे आरोप लगे हैं, 5 आरोप लगे हैं, और ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिकली उसको एक्सपोज करा था। अगर सीजीआई पे देखो, नैतिकता तो ये होती है, मोरलिटी ये होती है, और सीजीआई क्योंकि ऐसा पद है, सर्वोच्च पद है इस देश की न्यायिक व्यवस्था का, सीजीआई को खुद ही रेजिग्नेशन देके इंक्वायरी करवानी चाहिए थी अगर उनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं तो। और दूसरी तरफ अगर चेयरमैन साहब के पास गया था, चेयरमैन साहब को भी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। जुडिशियल इंक्वायरी कराते, आप उसमें एविडेंसेस को बुलाते, विटनेसेस को बुलाते, आप उस पर पूरी इंक्वायरी करा के अगर आपको लगता है कि अगर उस पर ग्राउंड नहीं है
तो कैंसिल करते तो अच्छा रहता। लेकिन क्या है कि इससे साफ साफ एक चीज, मैं गोपाल जी अपनी बात खत्म कर लूं, इससे साफ साफ एक मैसेज गया है जो कुर्बान अली जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोला कि जिस तरीके से नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जब लोकसभा में आया आपकी स्पीकर ने उसको नहीं एंटरटेन करा, और जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर इंपीचमेंट वाला आपने डिसमिस करा है, इससे एक चीज साफ होती है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक विचारक वाली है। हालांकि स्पीकर और चेयरमैन के बारे में इस तरह का कमेंट नहीं किया जाता, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। जी एक मिनट, अब गोपाल जी की बात सुन लेते हैं। जी गोपाल जी, बहुत संक्षेप में, बहुत मुख्तसर। हाँ जी देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ चेयरमैन कंसल्टेड लीगल ल्यूमिनरीज who have generous share their insight based on their long rich experience. डॉक्टर सुभाष कश्यप, डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री, श्री पी.के. मल्होत्रा, सेक्रेटरी डॉक्टर संजय सिंह, फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी श्री जस्टिस बी सुदर्शन। ठीक है, यू हैव मेड योर पॉइंट। जी अग्रवाल साहब, वेणुगोपाल, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होगा। हमारे साथ अभी संतोष भारती साहब भी हैं, मैं उनकी पास भी जाऊंगा। संतोष भारती साहब, आप सीनियर सहाफी होने के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और जो इम्पीचमेंट हुए हैं 2-3 केसेस पिछले 25-30 सालों में, उनको आपने देखा भी है। इस मामले को जिस तरह से टेकअप किया गया अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, और जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया चेयरमैन की तरफ से, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कुर्बान साहब, हिंदुस्तान की पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जो सबसे कंट्रोवर्शियल कुछ जजेस हुए हैं, उनमें दुर्भाग्य की बात है जस्टिस दीपक मिश्रा का एक नाम है। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ ये पहली फाइल नहीं डिसमिस हुई है, एक और फाइल इनके खिलाफ थी। एक चीफ मिनिस्टर हाउस में सुसाइड किया था अरुणाचल के। उन्होंने अपने मरने से पहले, फांसी से पहले के नोट में जो कुछ नाम लिखे थे, उनमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट के इन श्रीमान जी का भी था। जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, वो खारिज होने की पोजीशन में आ गया। हामिद अंसारी के पास उसकी अपील गई। हामिद अंसारी साहब अपनी टेबल पर उस फाइल को बिना फैसला लिए छोड़ के चले गए, वो मर गया अपनी मौत। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र में या राम राज्य में, राम राज्य बीजेपी कहती है, लोकतंत्र मैं कहता हूं दोनों पवित्र नाम है। इसमें एक ही चीज होती है कि अगर कहीं कोई संदेह हो, उस संदेह को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संदेह होना खतरनाक चीज है, क्रेडिबिलिटी जाती है। और राम राज्य में तो एक धोबी ने संदेह किया था, राम ने, और आप यहाँ संदेह तो दूर, संदेह को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें लोकतंत्र की नई परिभाषा और न्याय की नई परिभाषा देखने को मिल रही है। हम जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को शफाफ, साफ, क्लियर समझते थे, अब डर लगने लगा है कि ये किस चीज के ऊपर क्या फैसला ले लेंगे और लोकतंत्र की कौन सी नई परिभाषा सामने लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये मसला इम्पीचमेंट, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के युद्ध में जाना ही नहीं चाहता। आपने सही कहा, ये उनके बीच में नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात हो, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात हो, अगर एमपीज के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, किसी के ऊपर बात हो, तो लोकतंत्र में ये देश चलाते हैं, ये रूलिंग सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पुर्जे हैं। इनके ऊपर के शक तो दूर होने चाहिए ना, और दूर करने के कई तरीके हैं। आप किसी भी एक तरीके को अपनाएं, शक को तो दूर कीजिए। ठीक, संजय हेगड़े साहब, आपको चूंकि जाना है, इसलिए मैं आपसे यहाँ ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने पूरी बहस को सुना भी, और आपने अब खुद भी अपनी राय रखी। आपने कहा कि ये आना नहीं चाहिए था इम्पीचमेंट मोशन, लेकिन अगर आ गया था तो जिस तरह से उसको खारिज किया गया वो गलत है। अब बात ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा, तो क्या अगर ये मामला दीपक मिश्रा साहब की बेंच में चला गया तो उसकी सुनवाई किस तरह से होगी, और फिर क्या उम्मीद है कि वो वहां से कोई रिलीफ मिल पाएगा अपोजिशन पार्टीज को? देखिए, क्या होगा कोर्ट में वो तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आखिरकार क्या दलीलें रखी जाती है, क्या एविडेंस रखा जाता है, उस पर है। पर मैं एक बात तो मान के चलूंगा कि दीपक मिश्रा साहब ये केस को नहीं सुनेंगे। आमूमन एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। जी, ये केस वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो इसके तहत संजय जी, अभी संतोष भारती साहब ने याद दिलाया कि एक मुकदमा वो सुन रहे हैं अपने खिलाफ ही अपनी अदालत में, जिसको लेके जस्टिस चंद्रमेश्वर सामने आए थे। प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी वाला केस है वो।
नहीं, वो एजुकेशनल सोसाइटी वाला केस वो तो पहले सुने थे, उसके जब वो सुने थे उसके बाद सब मामला बाहर आया कि कहीं कुछ हुआ है, कहीं जो जज कुद्दूसी साहब ने कुछ कहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद तो दीपक मिश्रा साहब के सामने एजुकेशन सोसाइटी वाला मामला वापस नहीं आया। पर अमूमन ये लॉ का एक प्रिंसिपल है कि अगर आपके बारे में कुछ है या आपका कोई इंटरेस्ट है किसी केस में, तो आप वैसे वाले केस में कभी नहीं सुनते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब उस पद्धति को तो कायम रखेंगे ही। दूसरे जजों के सामने जाएगा, पर ये मामला पर्सनैलिटीज का नहीं है, प्रिंसिपल्स का है, मुद्दों का है जी। और ये काफी गंभीर मामला है कि अगर चीफ जस्टिस के बारे में कोई इम्पीचमेंट मोशन आती है और इम्पीचमेंट मोशन को सिर्फ ऐसे ही खारिज किया जाता है, तो क्या वो लोकतंत्र के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए डेंजरस है कि नहीं है? क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के अध्यक्ष के हाथों में ऐसी पावर है कि जब भी कोई भी चीफ जस्टिस के बारे में कुछ भी कहेगा तो वो उन्हें सिर्फ मोशन को खारिज करने की जरूरत है, तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है। जजेस इंक्वायरी एक्ट को ही आप खारिज कर सकते हो। ऐसा नहीं चलता है देश। नहीं, तो फिर आपको क्या उम्मीद है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां से कांग्रेस पार्टी या बाकी अपोजिशन पार्टियों को जो इसमें पार्टी हैं कुछ राहत मिल सकती है, और क्या ये इम्पीचमेंट का मामला फिर से उठ सकता है? देखिए, वो फैसला कभी आएगा, पर अक्टूबर से पहले आएगा करके भी मुझे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस साहब खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट कई सारे ऐसे फैसले आते हैं जब मामला गर्म नहीं होता है। आपको ये याद होगा कि डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ भी कई सारे याचिकाएं फाइल हुई थी, वो अब तक वही सुप्रीम कोर्ट में है। हियरिंग तो बाद में हो सकता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस वाले पिटीशन फाइल कर देंगे, उसका जवाब आपके लिए लोग टाइम मांग लेंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं मई में, हम खुलेंगे जुलाई में। जुलाई के वक्त क्या होता है कहना, आज की तारीख पे कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हेगड़े साहब हमारे साथ इस मुबाहिसे में जुड़ने के लिए, शरीक होने के लिए। यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इस मौजू के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि आया इम्पीचमेंट मोशन अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो लाया गया था क्यों खारिज हुआ, और आगे क्या रोड अहेड है, क्या रास्ता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। जी सलाम पर आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं उस इम्पीचमेंट मोशन की जिसे आज राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू साहब ने खारिज कर दिया। हमारे साथ राज्यसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल वी.के. अग्निहोत्री साहब हैं। अग्निहोत्री साहब, अभी आपका भी जिक्र आया और बीजेपी स्पोक्समैन गोपाल अग्रवाल साहब ने आपको कोट किया कि आप भी वहां मौजूद थे मशवरे के लिए। हालांकि ये जो ऑर्डर है 10 पेज का और 22 वाला, इसमें गोपाल अग्रवाल साहब मुझे तो वो नाम दिखाई नहीं दिए जो आप अभी पढ़ रहे थे। वो आप शायद मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहे थे या इस ऑर्डर का हिस्सा है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं अग्निहोत्री साहब आपसे जी समरी ऑफ ऑर्डर्स। हाँ जी, नहीं, मेरे पास तो पूरा मुकम्मल ऑर्डर है, पूरा मुकम्मल ऑर्डर है 10 पेज का, जिसमें 22 नुकात उन्होंने मेंशन किए हैं। इसमें कहीं भी वो सारे नाम नहीं आए जो आपने लिए हैं। तो हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप हुक्मरान जमात के स्पोक्समैन हैं। लेकिन अग्निहोत्री साहब, मैं आपसे एक बार फिर ये समझना चाहूँगा, अभी यहाँ संजय हेगड़े साहब ने कहा
कि इस मामले को एक जुडिशियल कमेटी को रेफर किया जा सकता था, वो इसके तमाम पहलुओं पर बात कर लेती और कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। 3 दिन का वक्त लगा, या ये कहें कि जुमे के रोज़ ये दिया गया और शनिचर और इतवार की छुट्टी होती है और पीर के दिन सुबह ही फैसला सुना दिया गया। कहीं ना कहीं जैसा अभी संतोष भारती साहब ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये शायद पहले से डिटरमाइंड था। तो इसको कांग्रेस पार्टी और उसके स्पोक्समैन कपिल सिब्बल गैर कानूनी और इलीगल कह रहे हैं। एक तो ये मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि क्या चेयरमैन राज्यसभा का फैसला इलीगल हो सकता है, गैर कानूनी हो सकता है, और दूसरा ये कि जुडिशियल कमेटी को क्यों नहीं भेजा गया? अब इस विषय में क्यों नहीं भेजा गया मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो निर्णय उनका है जी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो कानून में उनको ये हक बनता है कि वो मोशन को एक्सेप्ट करें, एडमिट करें या ना करें, और ये करने के लिए उनको ये भी लिखा हुआ है, कानून में ही लिखा हुआ है कि वो एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट कंसल्ट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उनको यही काम नहीं है कि देख लें कि जिनके सिग्नेचर उसमें है वो सही है कि नहीं है, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना ही काम उनका है जी। तो ये कानून से तो ये बात निकल के नहीं सामने आती कि सिर्फ उनका इतना ही हक है। अब उन्होंने इतना उस पर निर्णय क्यों, कितना जल्दी क्यों लिया, क्या लिया, ये तो मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता जी। गोपाल अग्रवाल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले संतोष भारती साहब ने बड़ी मुनासिब बात कही कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत लोक लाज से चलती है, लोक लाज का होना बहुत ज़रूरी है, और हम तो उस मुल्क में रहते हैं जिसमें राम को भी एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था और ज़रा सा भी शुबा होने पे उन्होंने उसको दूर किया था। चलिए उस बात को भी अगर हम ना माने, तब भी डेमोक्रेसी में ये सिर्फ तकनीकी आधार पर नहीं चला करती है। हमने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लोहिया और आचार्य कृपलानी लेकर के आए थे, लेकिन सबको मालूम था कि ये गिर जाएगा, बावजूद उसके सदन में उस पर चर्चा कराई गई थी, बहस कराई गई थी। अभी भी यहाँ लोग ये समझते हैं कि भाई 4 साल मोदी साहब को हो गए, उनकी सरकार के खिलाफ अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उस पर डिबेट क्यों नहीं होती है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई मोशन आता है तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक क्यों नहीं ले जाया जाता, और क्यों इस बात का मौका दिया जाता है कि नहीं साहब इसमें जान नहीं है, ये कहकर के आप एक तरह से अपने ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं। क्या कहेंगे आप गोपाल जी? नहीं, देखिए बिल्कुल यही बात जो आपका लॉजिक है, मैं भी कहना चाहता हूं कि देश में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास से चलता है। अब जो इस वक्त अपोजिशन कर रही है उसको इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन उठाना है, उसको पार्लियामेंट में डिबेट करने की बजाय उसको उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना है। सीजेआई के ऊपर बिना किसी इतना बड़ा आप चार्ज कर रहे हो, आप धीरे धीरे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करके बिना किसी सब्सटेंसिव एविडेंसेस के आपका पॉलिटिकल मोटिव क्लियर कट दिख रहा है। तो ये क्या आपको अगर प्रजा, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि एक वैलिडली इलेक्टेड गवर्नमेंट को 5 साल देने की पेशेंस आपको नहीं है, आप उस पर भी इतने ज्यादा उसको इस तरह के डिबेट्स और उन चीजों में ले जाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको जिन इंस्टीट्यूट, यही समझ में तो यही आ रहा है, हमारा भी यही कहना है कि क्या कांग्रेस को, अपोजिशन को प्रजातंत्र के संस्थाओं में विश्वास नहीं होगा, ये उसके विश्वास को ठीक है ध्वस्त करके क्या ये प्रजातंत्र ला सकेंगे क्या? आपका वैलिड पॉइंट है गोपाल जी, मगर गोपाल जी, गोपाल जी क्रेडिबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं जी। आपने बहुत मुनासिब बात कही है, बहुत आइडियलिस्टिक बात कही है, लेकिन आपको याद दिलाऊं कि पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में आपकी पार्टी 5 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी उनकी सरकार के खिलाफ, और उसमें ये भी इल्जामात लगे थे कि खरीद फरोख्त हुई है। लेकिन ये तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का हक है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, और सरकार का ये काम है कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे, जो कि आपके पास है। किसी को नहीं लगता कि आपकी सरकार कहीं गिरने वाली है, टूटने वाली है, या ऐसा हो जाएगा जैसा मोरारजी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और वो सरकार गिर गई थी, वैसी भी सूरत हाल नहीं है। तब आपको, अगर आप इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन करते हैं तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। वो मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, सवाल ये है। बिल्कुल, मैं यही तो बात है कि अगर आप केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हो तो हम स्वागत करते हैं, आप डिबेट करिए, लाइए, सब करिए,
लेकिन आप सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या ले रहे हैं, ये तो सारा सामूहिक रूप से देखा जाएगा ना कि आप इलेक्शन कमीशन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को जी, सब तरीके से आप उसको कह रहे हैं। ठीक और हाँ, और सरकार को भी आप गवर्नेंस नहीं करने दे रहे। आप अभी 5 साल के लिए तो हम जीत के आए, तो जनता के 5 साल का कोई लाइसेंस नहीं होता है ना, क्वेश्चन तो किया जाएगा ना गोपाल जी। घनेन्द्र भारद्वाज साहब, अभी जो गोपाल जी ने कहा मोशन लाई है जी, आप सुन लीजिए जरा, अपोजिशन की बात भी सुन लीजिए। घनेन्द्र जी, आप गोपाल जी की अपनी बातों में दुविधा है जी, ये कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, ओपोजिशन का काम है। अरे हम लाए तो एक्सेप्ट करते, चर्चा कराते, किसने मना करा था? क्यों भाग रहे हो आप चर्चा से? चर्चा से सरकार इसलिए भाग रही कि सरकार को पता है कि सरकार जब चर्चा कराएगी तो सरकार एक्सपोज हो जाएगी। सरकार वैसे तो एक्सपोज हो चुकी है, 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, और बार बार ये कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उन लोगों पे उठा रहे जो इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रहे हैं। हमें दिक्कत संस्थाओं से नहीं है, दिक्कत हमें उन लोगों से है। आप क्वेश्चन कर रहे हो नहीं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे हो। सुन तो लो गोपाल जी, सुन लो, हमारी आपत्ति जो है किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं है। हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, चुनाव आयोग में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी आपत्ति उन लोगों पे है जो रिमोट कंट्रोल के हिसाब से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पता है कि कौन लोग दुरुपयोग? सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, वो बोल रहे थे आपको यही हो रहा है ना, यही हो रहा है कि ना तो पार्लियामेंट में हमारी बात सुनी जा रही है, ना पार्लियामेंट के बाहर हमारी बात सुनी जा रही है। आप हमारी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है सवाल खड़े करना। जब भी देश के ऊपर या देश की संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भी बात आएगी तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारा हक है कि हम उन बातों को सामने लें। अगर चुनाव आयोग के सवाल, उसकी स्वायत्तता पर कोई सवाल उठता है तो हमारा हक है। अगर बात होती है सीबीआई के दुरुपयोग की तो हमारा हक है कि हम उसको सामने लाएं। अगर बात हो रही है कि सीजीआई जैसा दफ्तर भी कहीं ना कहीं सरकार प्रभावित कर रही है किसी ना किसी तरीके से, और मैं नहीं कह रहा, आप बार बार इसको कांग्रेस का आरोप मत मानिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों के सामने आते हैं, अपना दुख रोते हैं, और आज भी रोस्टर्स की जो बात है, आज भी सीजीआई ने उस पर कोई बदलाव नहीं करा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज भी उन्हीं सब चीजों पे काम कर रहे हैं। आज उन 4 जजों की आप वेदना समझिए। सुप्रीम कोर्ट के जब 4 जज बाहर आते हैं, आप समझिए देश के लोकतंत्र पे कितना बड़ा खतरा है। और हम अगर लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं तो इसे आप किसी संस्था के खिलाफ मत समझिए। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उस विचारधारा के खिलाफ है। जी गोपाल जी, बहुत मुख्तसर, मुझे संतोष जी के पास जाना। जी हाँ, छोटा सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार का काम जो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के को सेफगार्ड करना भी सरकार के कामों में है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी को आप इस तरह बार बार पॉलिटिकल इंटरेस्ट एजेंडा से करेंगे तो सरकार को भी कुछ स्टैंड तो लेने ही पड़ेंगे। और बाकी लोग, केवल सरकार को ही नहीं, बाकी सारे भी संस्थागत तो लोगों को ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी एजेंडा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके उससे कितना हर्ट हो रही है प्रजातांत्रिक संस्थाएं, प्रजातंत्र कैसे चलेगा अगर। ठीक है गोपाल जी, आपने कह दी अपनी बात। संतोष भारती साहब, अभी गोपाल जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि साहब सरकार का ये हक है कि वो डिफेंड करे, मतलब डिफेंड करे वो जरूर करे, पार्लियामेंट में उसके पास में फोरम है, इसके अलावा मीडिया में आकर के भी अपने आप को डिफेंड करने का प्लेटफॉर्म है, और अदालत में जाकर के भी अपने आप को डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन पिछले 70 साल से हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी जिस तरह से चली है, उसमें ये कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जहां हुकूमत भी फॉल्टी साबित हुई और खुद प्राइम मिनिस्टर का चुनाव अवैध तक घोषित कर दिया गया, और उसके बाद में जुडिशरी पे सवाल उठे कि किस तरह से चीफ जस्टिस बदले गए, उनको मनमाने ढंग से अपॉइंट किया गया, और कई लोगों पर जो मिसकंडक्ट के दोषी पाए गए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी हुआ। और ताज़ा मामला तो अभी सौमित्र सेन साहब का है जिन पे इम्पीचमेंट राज्यसभा में चलाया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपको गलती कहाँ नजर आती? कुर्बान साहब, मैं भी याद कर रहा था जब आप आज से 5 साल पहले राज्यसभा टीवी में बहस कंडक्ट करते थे जी, और आप जब बात करते थे तो बात होती थी सिस्टम की खामियों को लेकर के, जो आज हम कर रहे हैं जी। उस समय आपके ऊपर आरोप लगता था कि आप वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी को या अपोजिशन को मदद कर रही है, ये कांग्रेस के लोग लगाते थे।
आज जब बात कर रहे हैं तो आज बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाएगी, आप तो वो बात कर रहे हैं जो अपोजिशन को हेल्प कर रही है, यानी कांग्रेस को। सवाल पत्रकार का काम किसी के ऊपर काम तो सवाल करना है, और सवाल भी वैलिड सवाल करना है। आंख में हम कुर्बान साहब गोपाल जी आंख में आंख डाल के सवाल करना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है संसद कैसे चले, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल आए हैं उन सवालों का पॉजिटिव आंसर कैसे दे। ये सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगता है तो बेखौफ जांच करा के कहे, देखो आंख में आंख डाल के जवाब दे कि देखो तुमने ये कहा था, ये जांच रिपोर्ट आई। अपने मन के जजों को भर लेते आप, अगर माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। लेकिन आप लोग तो किसी भी बात को शुरू होने ही नहीं देना चाहते, वहीं उसका गला मरोड़ देना चाहते हैं। मेरी दिक्कत यह है, या कुर्बान साहब जैसे लोगों की दिक्कत यह है जो जर्नलिज्म में भरोसा करते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं लोगों के लिए। अगर देश के लोगों में शक पैदा हो तो वो बात आप तक कौन पहुंचाएगा? वो मीडिया नहीं पहुंचाएगा जो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। ये कुर्बान जैसे लोग या इनके जैसे जो कुछ लोग बचे हुए हैं वही आपके पास तक बात पहुंचाएंगे। नहीं, आज पहुंचाता कहाँ है? यहाँ तो एक अलग तरह की अंताक्षरी हो। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कुर्बान साहब ने सवाल पूछा, परेशानी यहाँ पर है कि हम सिस्टम की खामी को आंख में आंख डाल के कहते नहीं है, हम एक चापलूस की तरह से, चारण की तरह है जी हुजूर इसको भी जरा देख लीजिए, इस तरीके से हम मीडिया के लोग। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कहता। इसलिए गोपाल जी आपके बहाने आपके सारे दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि अगर कहीं भी कोई शक पैदा हो उस शक को डंके की चोट के ऊपर गलत साबित करें, उसे दूर करें। बस इतना ही हमारा निवेदन है। जी गोपाल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें जो संतोष जी ने कहा? देखिए, ये जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उस पे तो हम तैयार ही। आज की डेट में जो कम्युनिकेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भी सब में, अगर हम जनता के एस्पिरेशंस और जनता के एक्सपेक्टेशन मीडिया की सबकी नहीं अगर लेंगे तो आज चुनाव जीतेंगे कैसे? या तो आप कहो कि चुनाव की प्रक्रिया ही हमारे यहाँ गलत है, अदरवाइज तो हम लोगों की बात सुन के उनकी मान रहे हैं तभी तो इतने इलेक्शन जीत रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। आज कांग्रेस क्यों कम होती जा रही है? इसलिए कि उसने लोगों की बात नहीं सुनी और अभी भी नहीं सुन रही। गोपाल जी एक छोटा सा सवाल करने का मन कर रहा है आपसे। इम्पीचमेंट ले आएंगे। गोपाल जी एक सवाल करने का दिल चाह रहा है। 4 साल हो गए और हमने आप पे क्वेश्चन नहीं किया। नहीं 4 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो विज्ञान भवन में हुआ करती थी। साल में एक बार तो होने की परंपरा थी, ट्रेडिशन था, रिवायत थी। कभी भी प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दूर होते हैं, 1-to-1 इंटरव्यू कर लेते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, यह तो वो प्रधानमंत्री इस बात का पूरा क्या प्रक्रिया के थ्रू वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उनके पास कैसे क्वेश्चन जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, मीडिया से मुखातिब कैसे होते हैं, यह उनका प्रेरोगेटिव है। मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता, ना मुझे पता है। लेकिन कम्युनिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो 2 वे पूरी तरह से चल रहा है। उसको स्टैब्लिश करने के लिए सारी प्रक्रिया भी है और तभी जनता की भावना और आकांक्षाओं को बखूबी आप इस सवाल को टाल गए। सीधा संवाद सीधा कर रहे हैं जनता से। वो सीधे संवाद में वो वन साइडेड होता है, मन की बात के जरिए जब होता है। खैर बहरहाल ये प्रेरोगेटिव भी है प्रधानमंत्री का, लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ वैल्यूज, कुछ ट्रेडिशन भी होते हैं। लोकतंत्र सिर्फ तकनीकी आधार पर नहीं चला करता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जी सलाम पर बहुत ही दिलचस्प बहस जारी है, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आप जी सलाम पर देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा, और इसमें हम बात कर रहे हैं उस इम्पीचमेंट मोशन की जिसे 7 अपोजिशन पार्टियों की तरफ से रखा गया था चेयरमैन राज्यसभा के सामने,
और चेयरमैन राज्यसभा ने उसे खारिज कर दिया। अब उस मोशन को मूव करने वाली एक जमात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गैर कानूनी तरीका अपनाया गया चेयरमैन राज्यसभा की तरफ से और उसे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, यानी वहीं चैलेंज करेंगे जिसके मुखिया चीफ खुद दीपक मिश्रा हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रही थी और जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। वीके अग्निहोत्री साहब, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा कि ये कई सिलसिले हुए हैं इम्पीचमेंट के, आपके ज़माने में भी रहा होगा, आपने इन सारी चीज़ों को देखा भी होगा। अभी जैसा संतोष भारती साहब कह रहे थे कि एक प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से उसमें तो टेक्निकलिटीज़ देखी जाती हैं कि वो रेजोल्यूशन सही है कि नहीं है, और वो अगर हाउस के अंदर आ जाता है तो उसमें डिबेट होने में या उसको एक्सेप्ट होने में और उसका नतीजा जो भी हो, लेकिन एक जज का काम ये होता है कि वो अपने सामने लोगों को ये मुतमईन करे कि वो इंसाफ कर रहा है। क्या कहेंगे? नहीं तो इसमें जज किसको आप कह रहे हैं? चेयरमैन राज्यसभा। हाँ, तो ये उनका अपना निर्णय है, जो भी उन्होंने कंसल्ट किया लोगों को, उससे जो भी उनकी धारणा बनी उसके बेसिस पर उन्होंने अपना जजमेंट दिया है यहाँ पर जी, अपने जो हक के दायरे में। अब इसको चैलेंज तो खैर किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में भी मैं बता दूं कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं कि चेयरमैन, वैसे तो हमारा आर्टिकल 122 है जो कहता है कि जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट के दायरे में नहीं है जी, लेकिन कोर्ट के निर्णय हैं दोनों इसमें भी, और एक और होता है जबकि वो किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर डिफेक्शन। तो इनके विषय में कोर्ट ने कहा है कि ये जो निर्णय होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के, ये वो अपने ही पर्सनल लेवल पर हैं, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं है। ये इन मुद्दों में जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो एक ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ट्राइब्यूनल का जो भी डिसीजन है वो कोर्ट के उसमें आता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं हो सकती कि जो भी निर्णय दिया है इन्होंने चेयरमैन राज्यसभा ने, इस पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। लेकिन ये एक नया तरह का है कि इस तरह का कोई पहले केस हुआ नहीं है, जबकि इस लेवल पर रिजेक्ट कर दिया गया हो कोई भी इस तरह का प्रस्ताव। तो फिर अब इसमें क्या वो कोर्ट क्या निर्णय लेगा, किस तरह से उसमें प्रोसीड करेगा, ये अब देखने की बात है। अभी चेयरमैन राज्यसभा को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। इस बीच ये दूसरा मौका है जब उनके किसी फैसले को चैलेंज करने की बात आ रही है। अभी कुछ माह पहले एक सीनियर लीडर शरद यादव और उनके साथी अली अनवर अंसारी की राज्यसभा की मेंबरशिप को लेकर के चेयरमैन राज्यसभा ने एक फैसला सुनाया, उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने उस पर अभी स्टे किया हुआ है और अब ये मामला आ गया। मैं, चूंकि आप कानून के भी जानकार हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मामला है इम्पीचमेंट मोशन को रिजेक्ट किया जाना और जिसको चैलेंज करने वाली है कांग्रेस पार्टी और दूसरी जमातें, क्या उसकी सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होगी या एक सादा बेंच में होगी और वो उसमें फैसला सुनाने के लिए मजाज है उसको? इसमें अभी बोला था एक अपने शायद हेगड़े साहब ने बोला था जी कि एक ये नेचुरल जस्टिस का कानून है, प्रिंसिपल है कि कोई भी अपने विषय में जो भी मुद्दा है उसका जज नहीं हो सकता। नोबडी कैन बी ए जज इन हिज ओन केस। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये जो केस है इसके लिए किस बेंच को अलॉट करना, क्या करना, इस केस में वो चीफ जस्टिस को नहीं करना चाहिए या वो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें यह भी मुद्दा है कि जो बाकी 4 सीनियर जजेस हैं वो भी एक तरह से इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तो उनको भी ये केस नहीं लेना चाहिए। तो इसमें एक ही मेरे समझ में एक ही सुझाव है या एक तरीका है कि फुल कोर्ट की मीटिंग करके फिर ये डिसाइड किया जाए कि इसको किस बेंच को देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देना, क्या करना, ये निर्णय फुल कोर्ट कर सकता है। नरेंद्र भारद्वाज साहब, अब आपकी पार्टी तो कह रही है कि इसको चैलेंज करेगी, लेकिन अभी जैसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक उनका टर्म है दीपक मिश्रा साहब का, जिनके खिलाफ या आपने मोशन लाने का काम किया है,
और तब तक नहीं लगता। हेगड़े साहब अभी बता रहे थे, संजय हेगड़े साहब की अभी तातील आने वाली हैं, छुट्टियां हैं गर्मियों की, और उसके बाद जुलाई से काम शुरू होगा, तो फिर अक्टूबर में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अगर दीपक मिश्रा साहब के चीफ जस्टिस रहते हुए कोई अदालती कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो पाई तो आपके इस इम्पीचमेंट मोशन का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए कुर्बान अली जी, हमारे जितने भी पार्टी के जितने भी कानून के जानकार लोग हैं, चाहे उसमें सिब्बल साहब रहे हों, विवेक तनखा साहब रहे हो, सबने कंसल्टेंसी करके इस चीज पे बात करी है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने देश के लोगों को एक बात बताने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा चेयरमैन आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको सबकी बात सुननी चाहिए। एक मोशन उनके पास आया और हाउस के मेंबर्स का है और अपर हाउस के मेंबर्स का है। अपर हाउस के अगर 50 से ज्यादा लोगों ने दिया है तो आपको उस मोशंस को ध्यान में रख के आपको एक इंक्वायरी पैनल बनाना चाहिए था, जुडिशियल इंक्वायरी पैनल, और उसके अंदर बात होती है, उसके अंदर एविडेंसेस जाते, विटनेस जाते, और जो उस कमीशन की जो भी फैसला आता सब उसको मानते। आपने उसको क्यों बाईपास करा? आपको क्यों लग रहा है कि सरकार क्यों डर रही है चर्चा से, सरकार इन चीजों से क्यों भाग रही है? हमारा काम था, और हमारा नहीं, 7 पॉलिटिकल पार्टीज जो राज्यसभा में मेजोरिटी वाली पार्टीज है, वो एक इंपीचमेंट मोशन लेके, क्या सभापति महोदय को एक इंक्वायरी पैनल नहीं बनाना चाहिए था? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो, आप राज्यसभा के चेयरमैन हो, आप हर जो राज्यसभा का मेंबर है उसके लिए अकाउंटेबल हो, उसके इमोशंस को आपने देखना है, उसकी भावना को आपने सुनना है। आप आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो। एक एग्जांपल आपने शरद यादव अनवर अली वाला दिया, उससे पहले जिस तरीके से रेणुका जो हमारी चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की, किस तरीके का व्यवहार सभापति महोदय का रहा, और ये मैंने नहीं, राज्यसभा टीवी की रिकॉर्डिंग में है और ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि राज्यसभा का सभापति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी संवैधानिक पोस्ट हो, उसकी एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए, डिग्निटी बनी रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि जब से सरकार में है पिछले 4 सालों से डिग्निटी गिरा रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी गिरा रहे हैं। चलिए गोपाल अग्रवाल साहब, एक जुमला है अंग्रेजी का और आमतौर पे हमारे यहाँ जमहूरियत में खासा इस्तेमाल होता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। ये तो आपने सुना ही होगा, और ये उम्मीद भी की जाती है, देश का आम नागरिक भी ये उम्मीद करता है। और आपकी पार्टी का तो एक जमाने में नारा हुआ करता था कि वी आर पार्टी विद ए डिफरेंस, तो वो जो शुचिता की बात हुआ करती थी बीजेपी में, वो अब सुनाई नहीं देती, क्या वजह? देखिए, कल ही अगर आप अमित शाह जी का बयान सुन ले, भाषण, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लेके नीचे तक किसी व्यक्ति ने ऐसा काम नहीं किया कि कहीं नजर झुकानी पड़े, इतना साफ स्पष्ट कहा। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता जी का सुना, उन्हें स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें सीजेआई पे विश्वास नहीं है, उन्हें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री तक पे विश्वास नहीं है। तो उन्हें तो ये इतनी हास्यास्पद बात है कि उन्हें केवल राहुल गांधी परिवार का ही व्यक्ति हर जगह बैठा हो तभी वो विश्वास करेंगे, और कोई इस समाज में और कोई उनके ईमानदार कोई प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला है ही नहीं इस देश में। केवल उनकी सरकार हो, उनकी सत्ता हो, वही इंस्टीट्यूशन पे बैठे रहे, वही बस काम करते रहे, गांधी परिवार के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। यही इससे बात से स्पष्ट होता है। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि सियासत में, राजनीति में जो शुचिता की बात कली नहीं, देखिए ऐसा है ना, अगर फिर आप कहेंगे तो क्योंकि अमित शाह जी का बयान कोई आखिरी बयान नहीं है, और ये कि उसको ये कोई एक ब्रह्म वाक्य नहीं माना जा सकता। जहां तक आपकी पार्टी के नेताओं का है, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता कि बंगारू लक्ष्मण साहब के साथ क्या हुआ, और एक दूसरे आपके नेता वो कहते थे कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ये भी हमने टीवी चैनलों में देखा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार पार्टी हैं, हुक्मरान पार्टी हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने दामन पर कोई बदनुमा दाग ना लगने दें, उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या यकीन दिला सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि सीजर्स वाइफ, आपने कहा सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, बट सस्पिशन ऑफ हुम, उसी का आंसर दिया था कि ये अपोजिशन को छोड़, जनता के लिए विश्वास के लिए हम खड़े हुए। जहां जनता कहेगी हमारा सिर है, उनका
वो उनका जो शब्द है, जो अगर हम गलत करें तो सड़क पे हमें कहिए, कीजिए, करिए, लेकिन अपोजिशन का वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल डिबेट। अच्छा, मैं गोपाल जी अपोजिशन पार्टीज की मैं बात ही नहीं करता, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि नीरव मोदी किस लिए भाग गया, विजय माल्या किस लिए भाग गया, इसका जवाब आप क्या देंगे? बिल्कुल, अगर एनपीए पे आप डिबेट करेंगे, नीरव मोदी को ये एलओयू किसने स्टार्ट किया 2011 में कांग्रेस, हमने उसको उस सारी प्रक्रिया को रोकने का पूरा प्रयास। एनपीए कोई आज का है क्या? अच्छा। एनपीए ये जो भागा किसके टाइम में है, सेफ एग्जिट किसने दी, और देश का पैसा बाहर लेके जा रहा है, आपकी आंखों के नीचे से लेके जा रहा है। डिबेट में नहीं जाना चाहता। गोपाल जी आखिरी कमेंट अभी संतोष भारती साहब का, हम इस डिबेट के बिल्कुल आखिरी मरहले में है। 10 सेकेंड जी नहीं, 10 सेकेंड मुझे दे दीजिए। 10,000 लोग हैं जिनको हम पकड़ रहे हैं, उसमें से 3 भाग गए। अरे आप भी नहीं भागने, आप वही वाली पॉलिटिकल पार्टी जो कह रहे थे काला धन वापस लाएंगे, अब तो भगोड़ा कानून ला रहे हो। प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं, कमी है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा संतोष जी आपका फाइनल कमेंट और फिर हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं है। कुर्बान साहब, हम अल्लाह मियाँ को इसलिए मानते हैं या भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर हम उसको न माने तो भी वो हमको सजा नहीं देता जी। अगर हम नहीं माने तो हमको झापड़ नहीं मारता है, जान हमारी नहीं ले लेता। इसीलिए लोकतंत्र को हम इसलिए मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस हों, वाइस प्रेसिडेंट हों, किसी के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, और हमारे मन में अगर शंका है या गलतफहमी भी है तो भी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर बातचीत करना बुरा क्यों लगता है। मैं आखिरी बात आपसे ये कहता हूं कि जहां तक परंपरा की बात है, अगर हमारे देश का राष्ट्रपति चाहे दुनिया का सबसे खराब तानाशाह बन सकता है, लेकिन वो तानाशाह नहीं बनता है क्योंकि परंपरा अपने यहाँ एक ऐसी चल रही है। उसी तरीके से चीफ जस्टिस को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ऐसे इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जो देश को चलाते हैं, उनमें अगर शक पैदा होता है तो ये सरकार का काम है। शुक्रिया संतोष भारती साहब, वीके अग्निहोत्री साहब, घनेन्द्र भारद्वाज साहब, गोपाल अग्रवाल साहब और हमारे साथ संजय हेगड़े साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जुड़े। तो अभी ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या रुख अपनाता है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।